उत्तराखंड में इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अजीब तरह की राजनीति हो रही है। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी ने चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी और हरक सिंह रावत ने जब से नई जिम्मेदारी को संभाला है तब से लेकर अब तक बीजेपी सरकार पर जोरदार सियासी हमला किया जा रहा है। अब हरक सिंह रावत ने एक ऐसा बयान दे दिया जो नेताओं की नीयत पर सवाल उठा रहा है, या फिर ये सियासी आरोप, ये कहना मुश्किल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी में रहने वाले उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा वक्त में कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के बयान पर राज्य की सियासत गर्मा गई है। मीडिया के सवालों पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने एक ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी के नेता भी पलटवार करने में असहज महसूस कर रहे हैं। सवाल है कि क्या बीजेपी के नेताओं की सारी कुंडली हरक सिंह रावत के पास है? जो सामने आ जाएगी तो नेताओं की सच्चाई सामने आ जाएगी। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन आइए उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत के बयान पर सियासी बवाल है और कई सवाल है। सवाल है, क्या वाकई में हरक सिंह रावत के पास बीजेपी के दिग्गज नेताओं की कुंडली है जिसके सामने आने के बाद नेताओं की पोल खुल जाएगी, या फिर मामला कुछ और है? जो भी कहें, लेकिन इतना तो साफ है कि राजनीति करने वालों की नीति और नीयत आज सवालों के घेरे में है। कौन नेता कितना सच बोलता है, ये भी बड़ा सवाल है। इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मेरे पास सबकी फाइल है। जैसे निशंक जी की मुझ पे दमदेवल से 3rd डिवीजन में पास किया, और वो भी 3rd डिवीजन में मार्कशीट नहीं है। निशंक जी की दमदेवल से हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है। उसी टीसी है, टीसी ट्रांसफर, टीसी है, मेरे पास फाइल है, टीसी है। उसके आधार पर मनीष अफवार प्रमुख सचिव स्वास्थ्य थी, उसके आधार पर उनका पासपोर्ट बनाया निशंक जी का, हाई स्कूल की 3rd डिवीजन की टीसी के आधार पर। अब मुझे नहीं पता, उन्होंने एमए हिंदी से दिखाया गढ़वाल विश्वविद्यालय, मैं तो विश्वविद्यालय में रहा हूं। मैंने तो पिछले 40 साल का सारा रिकॉर्ड देख लिया कि निशंक जी नाम का ही एमए हिंदी से निकल जाए कि कब उन्होंने एमए हिंदी से किया। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इस बार बीजेपी विधायक विनोद चमोली, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को निशाने पर लिया। हरक सिंह रावत का कहना है कि कई नेताओं का बैकग्राउंड मैं जानता हूं और सबका मुझे पता है। हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री निशंक पर उनकी शिक्षा को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो कितने पढ़े लिखे हैं मुझे पता है। भाजपा के इन सभी नेताओं के बारे में अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। धन सिंह रावत जी का मुझे पता है कि डॉक्टर सूद जो हमारे ब्लाइंड प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस, उनके अंडर में उन्होंने जो है पीएचडी किया। अब सोच लो आप, कोई ब्लाइंड एजुकेशन जानता है वो अगर कुछ लिखेगा तो ब्लाइंड पढ़ लेगा उसको, लेकिन आंखों वाला की राइटिंग को ब्लाइंड कैसे पढ़ेगा? अब ये अंदाजा लगा लो आप। तो इसलिए मुझे सबका पता है। तीरथ रावत को मैंने जर्नलिज्म में एडिशन तो करा दिया, डंगवाल जी से कह के, पत्रकारिता में एडिशन तो करा दिया। अब मैं जब एग्जाम हुआ जर्नलिज्म पत्रकारिता डिप्लोमा का, तो उसमें मैं मदद नहीं कर पाया तो फेल है जर्नलिज्म में, गढ़वाल विश्वविद्यालय फेल है तीरथ सिंह रावत। कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया, लेकिन संभल कर। देहरादून के धर्मपुर से बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि बयान हम भी दे सकते हैं, लेकिन हम उनकी तरह राजनीति का स्तर नहीं गिरा सकते। उन्होंने बयानों में व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए था। उन्होंने पीएचडी की है, लेकिन जिस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है उससे उनकी पढ़ाई पर ही सवाल उठ रहे हैं। इन बातों को इसके लिए इस्तेमाल करें कि हम कैसे इनको लेट डाउन करें, कैसे इनको छोटा साबित करें, कैसे अपने आप को बड़ा साबित करें। ये मैं कह रहा हूं, उनका जो शिक्षा है, जो उनका स्तर है, उस पर सूट नहीं कर रहा है,
और हमको इस तरह की व्यक्तिगत बातें करने से बचना चाहिए। उन्होंने मेरे लिए नहीं कहा, उन्होंने महाराज जी के लिए भी कहा। इतना बड़ा हमारे पास एक बड़ा व्यक्तित्व का व्यक्ति है। आपने महेंद्र भट्ट को नहीं छोड़ा, आपने तीरथ को नहीं छोड़ा, आपने त्रिवेंद्र जी को नहीं छोड़ा, किसी को छोड़ ही नहीं रहे। ऐसे ऐसे क्या हो गया भाई? आपने इतने वर्षों तक पार्टी के अंदर काम किया, हम लोगों ने सब साथ मिलकर काम किया। हम लोग खट्टे मट्टे अनुभव एक साथ हुए होंगे, हम सब एक साथ मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे रहे। बहुत सारी निहायत व्यक्तिगत बातें भी हुई होंगी, लेकिन आपने कभी त्रिवेंद्र जी के मुंह से नहीं सुना। उन राजनीतिक बात की, उनमें कोई व्यक्तिगत बात नहीं। इधर पौड़ी के लेंसडाउन में बीजेपी के विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत ऐसा बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके पास अब ना कोई राजनीतिक मुद्दा बचा है और ना ही कोई ठोस राजनीतिक विचारधारा। दिलीप सिंह रावत ने आरोप लगाया कि हरक सिंह रावत डिप्रेशन में है और गली मोहल्ले जैसी छोटी मोटी बातें कर बड़े नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि उन्होंने अपनी राजनीतिक बुद्धि और दिशा सुधारनी चाहिए क्योंकि नीतिगत राजनीति की समझ उनके पास कभी नहीं रही। देखिए, मैं समझता हूँ कि हरक सिंह जी इस समय डिप्रेशन में हैं और आप ये समझ लें कि उनके पास राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, राजनीतिक बातें नहीं हैं। आपको लग रहा है कहीं से कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं? आपको ये लग रहा है कि वो गली मूले के कोई चुचुंदर होंगे, कोई तो ऐसी ऐसी छोटी मोटी बातें कर रहे हैं? ठीक है, आप ये बोले कोई बड़ा नेता होता है तो वो कैसा कहता है कि मैंने उसको रोटी खिलाई, मैंने उसको पानी पिलाया, मैंने उसको बैठाया, मैंने उसको उठाया। ऐसे तो पता नहीं कितने लोगों ने उनको किया होगा। इसलिए मैं ज़्यादा उनके पृष्ठभूमि में जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं उनको एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि अपनी राजनीतिक बुद्धि को सुधारिए, राजनीतिक विचारधारा को प्रबुद्ध करिए, उसको समृद्ध कीजिए। और क्योंकि एक राजनीतिक विचारधारा उनकी आज तक रही नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर राजनीति है तो राजनीतिक व्यक्ति है तो राजनीतिक बातें करें। उत्तराखंड बीजेपी में मौजूद कई नेता कांग्रेस में वर्षों से रहे हैं और हरक सिंह रावत कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस में रहे हैं। बीजेपी में रहते हुए वो वन विभाग में मंत्री थे और जब हरक सिंह रावत कांग्रेस में हैं तो बीजेपी नेताओं की पोल खोल रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने बीजेपी पर वसूली का आरोप लगाया था, जिस पर कई दिनों तक बयानबाजी हुई। हरक सिंह रावत के पास किन किन नेताओं की कुंडली है ये तो वही जानते होंगे, लेकिन अगर उनकी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सारे नेताओं की नीति और नियत और मंशा सवालों के घेरे में है। देहरादून से योगेश आर्य की रिपोर्ट। नेताओं की सच्चाई या सियासत एक बड़ा मुद्दा बन चुका है क्योंकि उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने एक बयान दिया, अब उसके बाद राजनीति गर्मा चुकी है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने फिर से बड़ा बयान देकर हमला कर दिया है। हरक सिंह रावत ने बीजेपी नेताओं को पूरी तरह से चेता दिया है। हमारे पास बीजेपी के ज्यादातर नेताओं की कुंडली है, इस तरीके का बयान दिया गया है। बीजेपी में कौन कितना पढ़ा लिखा है मैं सब जानता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादा बोला तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे ये बीजेपी के नेता। हरक सिंह रावत का पूर्व सीएम निशंक की डिग्री पर भी सवाल उठाया गया है। तो निशंक ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से एमए कब किया, इसको लेकर भी उनके पास पूरी कुंडली है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की डिग्री पर भी उन्होंने सवाल उठाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री तक मेरे खिलाफ नहीं बोल सकते, उनकी कुंडली भी हरक सिंह रावत के पास है। तो यानी कि हरक सिंह रावत इस बात को लेकर पूरी तरह से सजग नजर आ रहे हैं और उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है। वो भी पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं सरकार के और उसके बाद इस तरीके की टिप्पणी कांग्रेस में जाकर की जा रही है कि मुख्यमंत्री से लेकर नीचे बैठे उनके मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री नेतागण सबकी कुंडली मेरे पास है। अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो सबकी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन नेताओं की सच्चाई कहें या फिर सियासत कहें, जो हरक सिंह रावत ने एक ऐसे समय पर आकर छोड़ दी है जिसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि सहज सहज कर भारतीय जनता पार्टी भी इस बयान का पलटवार कर रही है। लेकिन आखिरकार क्यों, आज इसी पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। सीधे आपकी परिचय करवा देते हैं। संजीव वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आशीष सैनी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ सीधे वर्चुअली जुड़ चुकी हैं। प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। अंकेश भंडारी यूकेटी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी। चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे करना चाहूंगी। हरक सिंह रावत ये कह रहे हैं कि बीजेपी विधायक विनोद चमोली, सतपाल महाराज, रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल कर दिया और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर सवाल उठा दिए हैं। आखिरकार कांग्रेस के पास क्या कोई मुद्दा नहीं बचा है या कोई और टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं बचा है जो अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए निशी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस के पास क्या मुद्दे नहीं बचे जो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। तो यही हमारा सवाल था हरक सिंह रावत जी के माध्यम से बीजेपी से कि क्या आपके पास मुद्दे नहीं है जो आप इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। ये इसलिए कही गई बात क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों का एक क्लियर एजेंडा रहता है कि ये अपने विपक्षी का चरित्र हनन करके ही राजनीति करते हैं। इनके अपने काम नहीं बताएंगे। मैं पिछले अभी 2-3-4 डिबेट में भी था, तो सभी में क्या होता है, और आपने भी अक्सर सुना होगा और यहाँ पर भी थोड़ी देर बाद आप देख लीजिएगा कि बीजेपी के लोग कभी बीजेपी की बात नहीं करते कि हमने इन केंद्र सरकार के 11 सालों में ही काम किया, राज्य सरकार के 9 साल की सरकार हो गई है कि ये हमारी परफॉर्मेंस है और हमें इसलिए वोट मिलना चाहिए। ये सुबह शाम कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जितनी झूठी कहानियां, अनर्गल बयानबाजी तो और आपने भी बिलो क्या द बेल्ट इस तरह के कमेंट यही करते रास्ता हैं। अपना लिया है कि हम भी अभी ऐसे ही करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं, पकड़ लेते हैं और नहीं, उन्हीं हरक की सिंह जी बुराइयां ने- शुरू कर देते हैं? हरक सिंह जी ने केवल चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आप इस तरह की राजनीति करेंगे तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई लाभ उत्तराखंड की जनता को होने वाला नहीं है। जिस पत्रकार वार्ता की आप बात कर रहे हैं, इस पत्रकार वार्ता के पूर्व के हिस्से में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 10 साल बनाम 15 साल जो काम हुए हैं इसकी हम समीक्षा करेंगे। 10 साल में कांग्रेस ने क्या काम किए और 15 साल में बीजेपी के उसके मुकाबले पे सापेक्ष में क्या काम हुए, हम उन पर चर्चा करेंगे। इस पत्रकार वार्ता के पूर्व के हिस्से पर आप अगर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मुद्दे की बात थी। बाद में जब कुछ लोगों के उकसाने पर यह बात कही गई कि वो फला व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कह रहा है, दूसरा व्यक्ति ऐसा कह रहा है, तो उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मेरे पास भी उनके 50 फाइलें हैं, 50 बातें हैं जो मैं कह सकता हूं, लेकिन ये ना तो राज्य के हित में है, ना राज्य के नागरिकों के युवाओं के हित में है, और ना ही एक स्वच्छ राजनीति को प्रतीक करता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति बिलो द बेल्ट जाकर कोई राजनीति करने का प्रयास करेगा, किसी को अपमानित करने का या किसी के खिलाफ झूठ बोलने का प्रयास करेगा, तो फिर उसका उसी भाषा में जवाब देने में हम सक्षम है। उत्तराखंड की राजनीति करनी है तो मुद्दों के आधार पर कीजिए, उन विषयों के आधार पर कीजिए जिसके लिए उत्तराखंड का नागरिक चिंतित भी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2022 के चुनाव में इन्होंने एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान उठाया। इन्होंने कहा कि यह बयान कांग्रेस के नेताओं ने दिया है। कांग्रेस के नेताओं ने इसे तब भी खारिज किया और उसके बाद भी खारिज किया, लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर इन्होंने तत्काल सांप्रदायिक भावनाएं भड़काकर अपनी सरकार बना ली। 47 विधायकों की एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन मुझे बताइए कि कौन सी सरकारी यूनिवर्सिटी यहाँ बनी, कौन सा कॉलेज इन्होंने बनाया, किस सिलेबस को यहाँ पर लेके आए। हमारे उत्तराखंड, इनके पास तो ये रिकॉर्ड भी नहीं है कि उत्तराखंड के कितने छात्र छात्राएं उत्तराखंड से बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे मुंबई हो, या कहीं विदेश से पढ़ रहे हो, लेकिन राज्य में हमने शिक्षा के विषय में क्या काम किया, ये पिछले 9 साल में 11 साल में क्या हुआ बताएंगे नहीं, नंबर 1। दूसरा, पलायन को रोकने के लिए क्या काम किया उसका पता नहीं है। हमने कहा उत्तराखंड के आपदा से बचने के लिए आपने क्या तैयारी की उसका इनको पता नहीं है। तो उत्तराखंड के जो विषय हैं उन पर बात करने के बजाय हरक सिंह जी ने आज कौन सी शर्ट पहनी, रावत जी ने आज कौन सी चाय पी, आज गोदियाल जी जो है वो खिलौना वाली गन को लेकर घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का IT सेल कह रहे हैं कि ये तो बंदूक चलाने की धमकी दे रहे हैं। यानी इस तरह की झूठी बातें करके आप अगर उत्तराखंड की राजनीति कर रहे हैं तो वास्तव में एक शर्मनाक चीज है। शर्म महसूस होती है कि 47 विधायकों की पूर्ण बहुमत की सरकार। लास्ट में बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। 47 विधायकों की पूर्ण बहुमत सरकार कोई डिलीवरी देने में सक्षम नहीं है, केवल ड्रामा कर रही है। ठीक है आशीष जी, आपने बहुत सब कुछ तो बोल दिया है, लेकिन आप ये बोलना भूल गए क्योंकि आप नहीं, आपके पास दोबारा होंगे फिर आप अपनी बात रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, हरक सिंह रावत ऐसे पद पर बैठकर तो चुनाव में आखिरकार क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपनी पार्टी में उन्हें सौंपी है, तो वो इस तरीके की बयानबाजी तो लाजमी है ना कि भटकाने के लिए, सियासत करने के लिए इस तरीके की टिप्पणी करेंगे और यही मुद्दा थमा देंगे सरकार को। आप ही बोलते हैं
कांग्रेस ही बोलती है कि बाकी मुद्दों पर क्यों नहीं उठाया जाता सवाल, आखिरकार वो मूलभूत सुविधाओं, मूलभूत मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जाता। लेकिन आप किस मुद्दों को लेकर यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं वो भी तो जनता देख रही है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा टॉपिक होता है, इससे राज्य का क्या कुछ लेना देना है। ठीक है, आती हूँ आपके पास आशीष जी, मैंने आपको टाइम दिया, मैंने आपको टाइम दिया, जवाब लेने दीजिए मुझे। हरक सिंह जी ने 22 मिनट तक बोला उत्तराखंड के डेवलपमेंट के बारे में, उसकी आप चर्चा अगर करेंगे तो अच्छा है। बाद में 4 मिनट क्या बोला उसे छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए, छोड़ने वाली बात ही तो नहीं है ना। नहीं 22 मिनट पर मेरा निवेदन है मैडम, कोई बिल्कुल बिल्कुल निवेदन आपका स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन आशीष जी आप समझिए जरा, आपने जो बोला है उसको समेटा नहीं जा सकता। ठीक है संजीव जी, जवाब चाहूंगी आपसे कि देखिए हरक सिंह रावत ने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी, इतना बड़ा बयान दे दिया, हालांकि मान लेते हैं उनके पास वो सारी कुंडली है, तो इस पर जब पलटवार करने की बारी आई, अगर वाकई में हरक सिंह रावत के पास वो सारी कुंडली नहीं है और वो सिर्फ राजनीतिक टिप्पणियां करना जान रहे हैं, तो क्यों नहीं जवाब दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? क्यों सहज सहज कर यहां पर जवाब दिए जा रहे? कोई डर? निशी जी देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी राजनीतिक दल है। 129 साल की पार्टी वो लोग अपने को बोलते हैं। तो मैं सोचता हूँ इतना लंबा समय उनको राजनीति करते हुए हो गया है, तो कम से कम अपने शब्दों की मर्यादा भी उनको रखनी चाहिए। और हरक सिंह जी एक बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और जिस समय कांग्रेस पार्टी को बाय बाय बोलकर ये भारतीय जनता पार्टी में आए थे, जिस समय इन्होंने हरीश रावत जी का स्ट्रिंग किया था, जिस समय इन्होंने दिखाया था कि हरीश रावत जी कह रहे 5-5, 7-7 करोड़ रुपए कमा लो, मैं आंखें मूंद लूँगा, ये सारा सब कुछ कर धरा भी उसके सूत्रधार भी शायद आप ही थे। और उस समय ये बोलते थे कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार है, कांग्रेस के अंदर घोटाले हैं, कांग्रेस के अंदर अंतर्द्वंद है, कांग्रेस के अंदर तानाशाही है, और कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान विरोधी हैं, तमाम तरीके की उस समय बातें हो रही थी। और मैं सोचता हूँ देखिए, ये सारी जो इस तरह की बातें हैं, एक तरह से चर्चा में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ बोलना है, और मैं ऐसा क्या बोलूं कि जिसके ऊपर 1 दिन 2 दिन चर्चा हो जाए। लाइमलाइट में आने की लाइमलाइट, केवल और केवल लाइमलाइट में आने का एक ऐसा प्रयास है। और देखिए जिस तरह से अभी कांग्रेस के अंदर जिस तरह से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि बड़ा कौन, हरीश रावत बड़े या हरक सिंह रावत बड़े या यशपाल आर्य बड़े या प्रीतम सिंह बड़े या अभी जो नवनियुक्त इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बड़े। अभी एक बड़े नेता का तो इन्होंने उत्तराखंड से पलायन करके दिल्ली भेज दिया, एक संख्या तो कम हो गई। तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी के अंदर जो एक विखंडन की स्थिति है, एक वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही है, तो ये सारा कुछ हमको उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और आप अभी मेरे भाई चरित्र हनन की बात कर रहे थे, तो चरित्र हनन उसका होता है जिनका चरित्र होता है। तो और आप कांग्रेस पार्टी जो हिट एंड रन वाली पार्टी है, जिनका ना कभी चरित्र रहा, जिनके केवल और केवल झूठ की दुकान चलती है, झूठ बोलो और भाग जाओ। जैसे इनके बड़े नेता राहुल गांधी जो लगातार SIR के ऊपर झूठ बोलते रहे, और जब उनको बोला कि आप एफिडेविट दे दो और अपने आपके पास कोई सबूत है, तो उस सबूत को का प्रमाण देने के लिए आप कोर्ट चले जाओ, तो वो भाग खड़े होते हैं। सदन में जब एक चर्चा होती है, सदन में अपनी बात को साबित करने की बात आती है, तो वहां पर इनके मुंह में दही जम जाती है, वहां बोलते नहीं, क्योंकि है नहीं पल्ले कुछ। विधानसभा की बात कर लीजिए, सदन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पल्ले कुछ होता नहीं, अपने कुछ पल्ले होता नहीं, और जब अपने पल्ले कुछ होता नहीं,
तो ये फिर दाएं बाएं भटकते हैं और सड़क के ऊपर नहीं शोर नहीं, मचाते हैं। आप कहाँ सड़क सदन पे में शोर पहुंच गए? मचाते हैं, लोकसभा में क्या मतलब है आपका? सड़क पे शोर मचाते यहाँ हैं। बताइए अरे ना, क्या यहाँ पे क्या हुआ है उत्तराखंड में? उत्तराखंड विधानसभा की यदि आप अगर बात कर लें, हरक सिंह रावत जी इतने खराब उत्तराखंड व्यक्ति है विधानसभा तो का आपको भी अपनी जब पार्टी सत्र में आहूत लेनी चाहिए होता था। है तो सदन में इनके जो नेता होते हैं वो बिल्कुल खामोश बैठ रहते हैं और सड़क पर आकर इतना शोर लगता है मचाते हैं। संजीव जी वहाँ आपको सदन की कार्रवाई की जानकारी नहीं है। वहाँ पर भी लगता है इनके मुंह सदन में की दही जम कार्रवाई की जाती, कोई वहाँ जानकारी पर नहीं भी है। इनके मुंह में दही जब जम सदन में जाती है। एक सदस्य ठीक अपनी है, बात रुक रखता है हाँ, तो उसकी बाकी सब प्रमुख खामोशी वजह बैठते हैं। और निशी जी, उसकी आप कौन सी प्रमुख वीडियो वजह देख रहे ये हैं पहले ये होती है बताइए ना। ना तो इनका मुद्दों से कोई लेना देना होता है, नहीं ना नहीं, ना आपका ये मुद्दों से लेना उत्तराखंड को देना है आगे तो आप ले बता आने मुद्दा दीजिए ना मुद्दा कि मुद्दा मुद्दों क्या को है, लेकर चुनाव टॉपिक में जा ऑफ रहे हैं। डिस्कशन क्या है, टॉपिक ऑफ डिबेट क्या है? मुद्दे से आप लोग दोनों ही भटक रहे हैं। रुक जाइए संजीव जी, केवल और केवल संजीव जी, केवल और केवल थम मुद्दों जाइए, को थम भटकाने जाइए, का ये लोग प्रयास करते हैं। थम जाइए, रुक कांग्रेस जाइए पार्टी संजीव आज जी, आज मुद्दे से भटक गए आप, रुक जाइए, वापस आते हैं। मुद्दे से भटकिए मत और ना भटकाइए। अंकेश जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर कुंडलियों की बात हो रही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। हरक सिंह रावत ने जो बयान दिया, इसको देखकर यूकेडी का क्या मानना है कि नेताओं की यही सच्चाई है या फिर ये सियासत का एक और टॉपिक? निशी जी, जाहिर सी बात है उत्तराखंड में जो है चुनाव नज़दीक आने वाले हैं 27 में, तो उसको लेकर के जो है कि दोनों ही पार्टियां, हमने लगातार इस प्रदेश में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो है बारी बारी से सत्ता में काबिज रहे हैं। और दोनों पार्टियों को जहां तक बात है कि उनको अपने कार्यकाल की बात करनी चाहिए थी कि कांग्रेस ने अपने 10 साल में क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में इस प्रदेश में किया क्या, और किन मुद्दों को लेकर के या किन चीज़ों को लेकर के इस प्रदेश में इन्होंने अपने जो रणनीति है वो कैसे इन्होंने किया, क्या विकास के मापदंड इन्होंने स्थापित किए, क्या कितना उसको जो है इम्प्लीमेंट करने में सक्षम रहे। लेकिन जहाँ तक इन मुद्दों को लेकर के, इन मुद्दों को आज इन्होंने गौण कर दिया है इस प्रदेश की, और आज बात सिर्फ यहाँ पर राजनीतिक जो निहितार्थ हैं, जो अपने स्वार्थ हैं, इनके निजी स्वार्थ हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि हरक सिंह रावत जी एक ऐसे राजनेता, मजे हुए राजनेता हैं और उन्हें पता है कि मुझे चर्चाओं में कैसे रहना है, किस तरह से चर्चाओं में बने रहना है लगातार, वो अच्छी तरह से जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है उन्हीं के लपेटे में जो आज अच्छी तरह से लपेटे में आ गई। उनको न निगलते बनना ना उगलते बन रहा है कि कैसे जवाब दिया जाए। आप देखिए उनके तमाम जितने बड़े नेता हैं जिन पे हरक सिंह रावत जी ने जो है सीधा जो है उन पे जी आरोप दागे हैं, लेकिन उनके कोई तमाम जो नेता हैं उनके मुंह में जो है दही जम गई है कि उनको बोलने का भी नहीं हो रहा है कि वास्तविक रूप से यदि उनके पास, देखिए आप यदि आपकी डिग्री है, आपके पास पढ़े लिखे हैं, तो आपको तो बोलना बनता है ना। देखिए आपके पास पीएचडी आपने करी है, उसमें भी आप कोई क्वेश्चन उठा रहा है तो आप जवाब देंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन उनको बनने का नहीं हो रहा कि बोलें क्या। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है कि हरक सिंह रावत के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तविक रूप से इनको डर है कि यदि हम कुछ बोलेंगे तो कहीं ना जो है सत्ता हाथ से ना निकल जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ना हो कि पूरा जो 27 के लिए जो जिस तरीके का माहौल बनाने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी अभी से पोलराइजेशन करके आप देख रहे होंगे लगातार, डेमोग्राफिक वर्ल्ड, इस तरीके के कभी अर्बन नक्सल जैसे वर्ड्स आप देख रहे होंगे, लैंड जिहाद, लव जिहाद तो पहले ही था इस प्रदेश में। इस तरीके से जो तमाम मुख्यमंत्री जी लगातार इस प्रकार के बयानबाजी आप देख रहे होंगे, कहीं बात मुद्दों की नहीं हो रही है, कहीं बात शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की नहीं हो रही है, सिर्फ इस प्रदेश में बात हो रही है लाल चादर, नीली चादर, पीली चादर की। आज कल आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री जी के लगातार कहीं भी जाते हैं, कहीं भी किसी भी उसमें जाते हैं, भाषणों में आप एक शब्द जरूर सुनते होंगे, लाल चादर, पीली चादर और नीली चादर। उसके अलावा चौथा कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि वो बता पाए कि पिछले 8 वर्ष में उनकी सरकार ने इस प्रदेश में क्या किया, क्या उनकी जो सरकार है उसके द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया गया, क्या उसके द्वारा उस रोजगार के, आज देखिए बेरोजगारी दर में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है। उनकी केंद्र की सरकार की जो एजेंसी है उसने बताया कि अब उत्तराखंड जो है राष्ट्रीय मानक को भी पार करके चला गया है बेरोजगारी दर में। आप देखिए 5% राष्ट्रीय मानक है और आप 8% से ऊपर हैं। तो ये देखिए आप किस प्रकार इस प्रदेश में आप कह रहे हैं कि हमने 26,500 नौकरियां दे दी, लेकिन जहां तक जब बात आती है कि आपने लिस्ट की बात मांगते हैं या देखते हैं कि भाई आपने जो रोजगार दिए हैं वो धरातल में कहाँ हैं, तो आपके मुंह में
दही जम जाती है, आप कुछ बताते नहीं हैं। फिर बात आती है सड़कों की। आप देखिए, अब आज जो पूर्वोत्तरांचल है उन जगहों कई गांव ऐसे जहां सड़क नहीं पहुंची है, जबकि हम सड़क को जो है विकास का एक मापदंड मानते हैं, ताकि जिसे यदि सड़क पहुंचे तो वहां तक विकास पहुंच सकता है, वहां तक जो है रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं, वहां की जो खेती किसानी है वो अपना जो वहाँ फसल उगाते हैं बाजार तक आसानी से पहुंच बना सकते हैं। लेकिन इसके इतर हम दूसरी जगह देख रहे हैं कि आज इस प्रदेश में जो है सिर्फ भारतीय जनता ठीक है। पार्टी और कांग्रेस के उन मुद्दों की बात चल रही है जो वास्तविक रूप से इस प्रदेश को किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो बिल्कुल। आज दिख रहा है। और बिल्कुल मैं अंकेश दोनों जी। प्रवक्ता जो हमारे चाहे भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के हैं, मैं दोनों से पूछना चाहता हूं इन 25 वर्षों में आखिर इस राज्य को मिला क्या? आप तो एक अस्थायी राजधानी तक नहीं दे पाए इस प्रदेश को, आखिर क्यों? और ऐसा इस प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार जिस तरीके से आपकी सरकार जब केंद्र में रही, दोनों पार्टियों की सरकार बारी बारी से रही है, और लेकिन दोनों के द्वारा आप देखिए उनके जिस प्रदेश का जहाँ हित की बात होनी थी वहाँ इस प्रदेश को आज जो है पूर्ण रूप से जो है अनदेखा और नगण्य किया गया है। इस प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। बिल्कुल अंकेश जी, यहाँ पर ये पॉइंट निकलकर सामने आते हैं कि इन 25 वर्षों के कार्यकाल को लेकर नहीं डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, कुंडलियों को लेकर। आखिरकार क्या राजनेता अब कुंडलियां खंगालने तक के लिए बचे हैं या फिर विकास कार्यों पर भी ध्यान दिया जाएगा? इसी को लेकर और इसी सवाल को लेकर प्रेम पंचोली जी मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप बने रहिएगा। क्वेश्चन आवर में आज हम जिस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हरक सिंह रावत के बयान से उत्तराखंड की सियासत को एक नया मुद्दा मिल चुका है और एक बार फिर से उत्तराखंड की सियासत गर्मा चुकी है। हमारे साथ लगातार पैनलिस्ट बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जो मौजूद हैं उनमें से प्रेम पंचोली जी, मैं आपके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी और आपसे यही सवाल रहेगा कि आखिरकार हरक सिंह रावत औरों की कुंडलियों का बार बार जिक्र कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक कुंडली क्या है वो सब जानते हैं। गजब है ना, कि हरक सिंह रावत जी अगर कुंडली बांध रहे हैं आजकल, तो ये वही बात नहीं होगी कि खुद के घर शीशे के हैं और दूसरों के घरों में पत्थर सबके, मारे। जितनी ये सत्ता में रहे सबके घर शीशे के हैं और महंगे वाले शीशे हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक कहावत है ना हमारे देश में कि लोहा लोहे को काटता है, और आपको शायद पता होगा कि हरक सिंह रावत भी उसी वर्कशॉप से आए जिस वर्कशॉप से भारतीय जनता पार्टी बनती है। मैं उसी कॉलेज में पढ़ा हूँ जिस कॉलेज में हरक सिंह रावत पढ़े हैं, हमारे बहुत सीनियर रहे हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यदि कोई सबसे पुराना नेता और कद्दावर नेता यदि श्रीनगर में किसी को माना जाता तो डॉक्टर हरक सिंह रावत को ही माना जाता था। उस समय जब हम पढ़ते थे तो उस समय मतलब ये इतना बोलबाला, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस ज़्यादा दिखती थी तो कांग्रेस के लोग ज़्यादा दिखते थे, लेकिन अकेले हरक सिंह रावत झोला और झंडा उठा करके चलते थे श्रीनगर की सड़कों पर, आरएसएस का झंडा लेकर के। कहने का मतलब ये है कि जब वो वहाँ से निकले हैं, अब वो तमाम पार्टियों में अनुभव लेकर निकले हैं। वो बहुजन समाज पार्टी में हो रहे, कांग्रेस में कई बार रहे, कई बार फिर वापस कांग्रेस में चले गए, लेकिन जो उनकी मूल जो वर्कशॉप है वो आरएसएस है। और वहाँ से जब निकले तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके पास कुंडली नहीं। हरक सिंह रावत की कुंडली भी इनके पास है, भारतीय जनता पार्टी वालों के पास है, बजाय कांग्रेस वालों के पास नहीं होगी। पर हरक सिंह रावत के पास भी उनकी भाजपा के नेताओं की कुंडली है। लेकिन अगर आप इतने बड़े ओहदे पे पहुंच जाते हैं, आप उत्तर प्रदेश से लेकर के और उत्तराखंड तक आप इतने बड़े ओहदे पे रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे आप, यूपी के ज़माने में आप सबसे यंग तेज़ तर्रार और उस समय भी आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कभी ये बोला कि मुख्यमंत्री ने 1000 घोषणाएं की है और इन घोषणाओं में ये सब फर्जी खाना हो गया, उसके आंकड़े देते? मुझे लगता है कि हरक सिंह रावत जैसा आंकड़ा कोई नहीं दे पाएगा अगर उस मुद्दे पे आगे आते हैं। यहाँ तक कि जिस चिल्लर खाल मोटर मार्ग पर इन्होंने जब ये वन मंत्री थे, इन्होंने उस मोटर मार्ग पर डामर बिछा दिया, लेकिन उसके बाद ये वन मंत्री से उतर गए तो उसके बाद भूल गए। मात्र 10 किलोमीटर शायद कम होगी उस सड़क पर। एक तो आपको उस सड़क पर टोल टैक्स देना पड़ता है वन विभाग को, ये दूसरा वाला सड़क वाला टोल टैक्स नहीं है। वन विभाग को एक पर्यावरण को सुरक्षा के लिए एक जो इको फ्रेंडली के लिए जो दिया जाता है वो शुल्क दिया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए जितने बार आप बैरल को पास करोगे उतने बार आपको वहाँ पर 50 रुपया ज़्यादा है। मैंने कभी दिया नहीं, मैं कई बार गया तो हमारे लिए खोल देते हैं, जैसे उन्होंने लिखा हुआ कि मीडिया पर्सन जा सकते हैं।
लेकिन कितने बार आम आदमी के उस बैरेल के इधर हमारे गढ़वाल कोटद्वार के लोगों की ज़मीन और उधर भी ज़मीन है, जितने बार वो अपनी ज़मीनों पर इधर उधर आएंगे उतने बार उनको टोल टैक्स देना पड़ता है वहाँ पर। कभी हरक सिंह रावत ने, ठीक है पूरे प्रदेश का झंडा छोड़ दो आप, लेकिन आप एक जगह तो उसको कर देते ना। अब हरक सिंह रावत जन्म कुंडली खंगाल रहे हैं और उनकी जन्म कुंडली तो लोगों के पास पहले से पड़ी हुई, आम जनता के पास, आम नागरिक जो पार्टी से भी नहीं जुड़े हुए। अब वो उस मुद्दे पे उलझेंगे तो हम इस मुद्दे से राज्य के जनता को क्या मिलेगा? बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे इस राज्य में सरकार गिराई गई एक बार हरीश रावत के जमाने, और मैं आज भी कहता हूं जिसने सरकार गिराई वो सदन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, मैं आज भी उसको कहता हूं कि आप ये जवाब दे दीजिए एक बार कि इस सरकार को गिराने से ये बेनिफिट उत्तराखंड की जनता को हुआ है। इतना बड़ा घाटा। और हरक सिंह रावत अगर इस तरह की उल जुलूल बातें और इस तरह की जो क्या मनोरंजन करने वाली बयान अगर आप देते हैं तो मनोरंजन तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हंसेंगे। मुझे भी हंसी आ रही है अभी बात करते हुए कि जिस स्टाइल में वो बोल रहे हैं, सच में वो तो मजावा खिलाड़ी है, यूपी से लेकर के यहाँ तक, और छात्र नेता भी रहे हैं, उसके बाद उसी कॉलेज में पढ़ाने भी बैठ गए हैं और तभी भी वहाँ पॉलिटिक्स की है उन्होंने। तो मतलब वो एक मजे हुए खिलाड़ी हैं कि मीडिया का मनोरंजन कैसे किया जाए और आम जनता, क्योंकि दरअसल आम जनता को दिक्कत तब होती है जब उनके काम बिल्कुल यहाँ आ जाते हैं, वो एक नए एहसास नहीं करता यार कोई नहीं हो जाएगा, ये है सो है, और आम जनता के लिए मनोरंजन वाली बात है वो। लेकिन जिस दिन आम जनता को ये पता चल जाएगा कि ये तो हमारी खिल्ली उड़ा रहा है, ये तो जनता की खिल्ली उड़ाने वाली बात है ना। जब आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और दूसरे पुराने पदों पे रह चुके, फिर आप उनकी टीसी और उनकी मार्कशीट निकालना चाह रहे हो, क्या मिल जाएगा उस मार्कशीट टीसी निकालने से? या अगर आपकी मार्कशीट निकाल दें, माना आपने भी पीएचडी की है, आपने पीएचडी के बाद वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं आप वहाँ पे, तो अच्छा है, पर उसको निकालने से क्या बेनिफिट होगा? चलो उनकी जन्मपति उनकी मार्कशीट निकाल देंगे, क्या बेनिफिट होगा गवर्नमेंट को और उत्तराखंड की जनता को? तो सवाल इस बात का है कि हमारे जितने भी नेता हैं, मैं तो सभी के लिए कहूँगा कि इनको इतनी थोड़ा सा भी शर्म करनी चाहिए कि हम इस राज्य के प्रति कितने संवेदनशील हैं। और यदि आप संवेदनशील हैं तो आप यहाँ की सड़कें पहले ठीक करवा दीजिए ना। यहाँ के आपदा के जो नॉर्म्स हैं, आपदा प्रदेश है ये, आप इसको कभी कृषि प्रदेश कहते हैं, कभी आप इसको हॉर्टिकल्चर प्रदेश कहते हैं, कभी आप इसको आपदा प्रदेश कहते हैं, कभी आप ऊर्जा प्रदेश कहते हैं, आपने कई नाम रख देश के, लेकिन आप एक चीज पे तो अडिग रहे नहीं, ये आपदा यहाँ पर आती है तो आपदा के कुछ तय कर दीजिए ना मानक। हमारा उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है, देश का पहला राज्य है जिस राज्य में जब टिहरी बांध बना था तो हनुमंतराव कमेटी के सिफारिश पर पुनर्वास पॉलिसी बनी गई है। उस पुनर्वास पॉलिसी का कोई हमारे राज्य ने कभी जिक्र किया कि यहाँ आपदाएं आती है, उस पॉलिसी को निकाल करके उसमें से हम कितना अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, ये पहला राज्य है और पहला इससे राज्य जुड़ा है। सवाल संजीव जी मैं आपसे भी लूंगी, लेकिन उससे पहले आशीष जी आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। हरक सिंह रावत देखिए बार बार बड़े बड़े बयान देते हैं, चर्चाओं में बने रहते हैं, और जैसा कि संजीव जी ने कहा कि लाइमलाइट में आने के लिए वो इस तरीके के अनर्गल बयान दे रहे हैं, लेकिन मुझे जरा आप ये बताइएगा कि उन्होंने एक और शब्द का प्रयोग किया कि अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। इतना सब कुछ बोलने के बाद उन्होंने ये बोला कि मैं अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना ये मुंह छुपाने लायक नहीं बचेंगे। क्या है ऐसा आखिरकार हरक सिंह रावत के पास कि उत्तराखंड सरकार तो गिरेगी ही गिरेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरेगी ही गिरेगी और उससे प्रदेश का भला होगा? क्या है ऐसा? देखिए 2-3 चीजें मैं सामने लाना चाहूंगा। जैसे उत्तराखंड सरकार में मंत्रिमंडल में बहुत से पद खाली पड़े हैं। हाँ। और 2 वरिष्ठ पूर्व मंत्री अरविंद पांडे जी और बिशन सिंह चुपाल जी आजकल घाम तापते हुए अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। तो स्थिति यही है कि जो अभी मैंने जब संजीव जी की बात को रोकना शुरू किया, मेरा उद्देश्य केवल ये था कि आप हरक सिंह जी की जो पूरी 22 मिनट की जो इंटरव्यू था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 10 साल बनाम भारतीय जनता पार्टी के 15 साल को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं कि कितने कॉलेज बने, कितने अस्पताल बने, कितनी सड़कें बनी, कितने डेवलपमेंट के काम हुए, कितने नई योजना आई, केंद्र सरकार से कौन सा बजट आया। इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए ही उन्होंने आज की पत्रकार वार्ता को रखा था और उस पत्रकार वार्ता में यही मुद्दे थे। लेकिन जिस वक्त ये मुद्दा उठाया गया कि बीजेपी के लोग आपके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि देखिए अनर्गल बयानबाजी, बिल्कुल साफ यही शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी मैं भी कर सकता हूँ और मेरे पास इनकी सारी जन्म कुंडली है।
तो बेहतर यह है कि आप डेवलपमेंट पर बात करें। अभी भंडारी जी शायद उनका भंडारी जी यूकेडी के नेता यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, इनका एक सदावा एक पर्चा शुरू का जो है वो फिक्स होता है कि दोनों पार्टी है, दोनों पार्टी सत्ता में रही है और हमें क्या मिला है, हमें तो रही नहीं। महाराज आप दोनों पार्टियों में सत्ता में भागीदार रहे हैं, तो 10 साल तो आप भी भागीदार रहे, 10 नहीं 15 साल। तो आप अपने समय का उल्लेख कीजिए कि आप किस समय है। मुझे आज बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने ये जानकारी हासिल की कि मुख्यमंत्री जी किसी और यूट्यूबर के यहाँ शादी में तो घूम रहे हैं, लेकिन दिवाकर भट्ट जी की मृत्यु और उनके शोक व्यक्त करने का उनके पास समय नहीं है, जिन्होंने उत्तराखंड की स्थापना में अपने आप को भी होम कर लिया आज की तारीख में। तो यानी मुख्यमंत्री के लिए महत्वपूर्ण क्या है? यूट्यूबर की शादी। मुख्यमंत्री के लिए महत्वपूर्ण क्या है कि धराली में आपदा आई तो मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर लैंड करने में प्रॉब्लम आ रही है और उन्होंने चैनल पे बताया कि मुख्यमंत्री कूदने को भी तैयार हो गए, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि उसमें एक कैमरामैन जो रील बना रहा था उसे फालतू पे क्यों लेके गए। ये बात नहीं बताएंगे। हमारा काम ये है कि आज मुझे अच्छा लगता है अगर बीजेपी के प्रवक्ता कहते कि हमने ये काम किए और हमारी जनता हमारे साथ है और हरक सिंह रावत जी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, गलत है। लेकिन आप खुद ऐसी बात करेंगे। बीजेपी के दो चेहरे हैं, एक मुंह से तो इन्होंने हरक सिंह जी के और कांग्रेस के सभी नेताओं के खिलाफ, क्या जरूरत थी गणेश गोदियाल जी के बारे में ये कहने की कि उन्होंने जिस खिलौने को हाथ में पकड़ा है उसे आप नक्सली बताने लगे। आप क्या जरूरत थी कि आप हमारे कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जितना सुबह शाम उल्टा सीधा बोलते हो। आप डेवलपमेंट की बात बताइए ना, प्रधानमंत्री ने क्या किया है। और ये डिग्री वाली बात पर कुछ मिर्च ज्यादा लग रही है। मुझे लग रहा है कि कहीं कोई प्रधानमंत्री की डिग्री ना पूछ ले, इसलिए ये लोग यहाँ पर बिलबिला रहे हैं। मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड के हित में आपने उत्तराखंड के नौजवानों ने इस बार जो होटल इंडस्ट्री में और तीर्थ यात्रियों के लिए, पर्यटकों के लिए बहुत भारी इन्वेस्टमेंट किया। तेज बारिश के कारण से 2 महीने बिना काम के निकल गए। बताइए ना आपने उनकी क्या आर्थिक सहायता की है। ये सवाल आपको बताना है। आप हरक सिंह जी की बुराई निकाल रहे हैं, कभी हरीश रावत जी की बुराई निकाल रहे हैं, कभी गोदियाल जी पर लगा रहे हैं, कभी अभी इन्होंने बड़ी बेशर्मी से कह दिया जी एक पलायन हो गया। यानी आपके नेता जब केंद्रीय समिति में जाते हैं तो पलायन होता है उनका। और इस हिसाब से तो अगर मैं देखूंगा तो बहुत सारे नेता आपके पार्टी के डूबकर मर भी चुके हैं। तो आप इस तरह की बात मत कीजिए ना, आप डेवलपमेंट पर बात कीजिए। हरक सिंह जी ने बिल्कुल सिंपल 2 शब्दों में साफ कहा है और यही कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है कि राजनीति करनी है तो मुद्दों पे करो, मुद्दों से राजनीति हट के राजनीति करोगे तो फिर देखिए, फिर आपने कहा ना 140 साल पुरानी पार्टी है, तो ये इस तरह तो के ये सारे खेल बदतमीजी हमें आपसे सिखाई बेहतर 140 आते हैं। साल में? आप भले ही वोट बात चोरी में जीत रहे हो, करने की तमीज वोट सिखाई नहीं चोरी करके सिखाई? जीत रहे हो, ले वो बात अलग है, लेकिन आप आज अरे भी जनता के बीच वोट में चोरी लोकप्रिय सबसे नहीं पहले हो पाए, जवाहरलाल नेहरू ये ने सच है करी थी। आपका। उसके बाद तुम तो डकैत हो भाई, तुम तो देखो, डकैत हो। ये एक और अरे कमल तुम तो पुत्र चले आए डकैत हो, वोटों के जवाहरलाल डकैत नेहरू हो। पर। जवाहरलाल बूथ नेहरू की कैप्चरिंग किताब आपके नहीं पढ़ी राज्य में जिंदगी हुआ में करती इन्होंने, थी। 2 अक्षर नहीं पढ़े होंगे शर्म और नहीं आज चले आती आए यहाँ बकवास पर करते जवाहरलाल हुए? नेहरू पर। अरे आपकी हैसियत नहीं है जवाहरलाल नेहरू पे बात करो, आपकी हैसियत नहीं है जवाहरलाल नेहरू पे बात करो, गांधी पर बात करो, कांग्रेस पर बात करो। आशीष जी, आप केवल सत्ता के दलाल हो, आशीष अंबानी जी, अदानी शब्दों के की मुंशी हो, मर्यादा ध्यान में रखकर चौकीदार हो आप बोलिए प्लीज। नहीं तमीज मुझे से इसीलिए ये बदतमीज इसीलिए आदमी करते चुप ना, रहे। ये नेहरू पर पहुंच जाएंगे लेकिन यहाँ पर बात नहीं बताएंगे। अरे आप जरा बताइए ना, ये जो दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देश के हित में क्या योगदान है, जरा बताइए। मोहन भागवत कहाँ मोहन मुद्दे भागवत से से लेकर भटक रहे आपके हैं। गुरुजी का क्या योगदान है, बताइए, अरे जिनके फोटो लगाए घूमते हैं तुम आप। तो पासिंग भी नहीं हो यही भाई। कि देश को तोड़ने का अरे काम उन किया। लोगों के मुस्लिम पासिंग लीग भी के साथ नहीं हो, मिलकर सरकारें चलाई। पासिंग भी नहीं है तुम्हारी पार्टी में कोई उनके। और आप शर्म बात नहीं करते आती, हैं उस शर्म नहीं प्रधानमंत्री आती की तुम जो जैसे बिना बताए पाकिस्तान राष्ट्र चला विरोधी गया। लोगों को बकवास करते हो यहाँ अरे आप बैठकर। कोई राजधर्म विरोधी, आपके जैसा राष्ट्र विरोधी कोई है ही नहीं। देश की अर्थव्यवस्था डुबो दी, देश की करेंसी डुबो दी, देश के निशी जी, पासपोर्ट को बिल्कुल बर्बाद कर निशी दिया। जी, आज देश की स्थिति ऐसी है आम कि आदमी पढ़ने के पार्टी लिए का कॉलेज तक खोल नहीं पाए। दिल्ली की जनता ने और क्या रामदेव बुरा को हाल दे रहे किया हैं 33,000 वो करोड़ सभी रुपए जानते की। हैं। और मैं रामदेव सोचता कोई हूँ फूफा लगते हैं कांग्रेस आपके? पार्टी का भी यही हर्ष मुझे अभी ये बताइए, 2027 रामदेव में को होने वाला 30,000 है। करोड़ की इनको जमीन शर्म देकर आनी चाहिए। राज्य का कौन सा हित हुआ है, बताइए जरा एक बार। अरे मुझे तुम्हारे एक सवाल का जवाब भैया दीजिए, 10 साल की तुम्हारी निशी जी, सरकार मेरा रही, इनसे एक सवाल है तुम्हारी केवल। 10 साल की सरकार रामदेव रही, को 30,000 करोड़ 10 की साल जमीन की मसूरी सरकार में में देकर कौन प्रदेश सी का कौन उपलब्धि सा हित रही? हुआ है? 10 बताइए जरा साल एक बार। की सरकार में कौन सी उपलब्धि रही? मैं जरा रामदेव गिन जी के पर बता सवाल दो। पूछ रहा हूं, अरे बताइए जरा एक उसमें बार। 5 उपलब्धि बता दो, अरे केवल रामदेव पर केवल बताइए 5 ना। उपलब्धि बता दो। क्या तुम घबराहट हो रही छीनने है? वाले हो, मुंह में दही जम विशेष गई? राज्य का आशीष दर्जा जी, छीनने संजीव वाले जी, हो, दोनों के टैक्स पास ही हॉलिडे कोई को जवाब छीनने नहीं है। वाले हो, 108 योजना को छीनने वाले मेरे हो। पास सारे जवाब है निशी जी, मैं सारे जवाब देने में सक्षम हूँ।
लेकिन मुझसे उत्तराखंड के हित में सवाल पूछिए, मैं सारे जवाब दूंगा। लेकिन इनकी अरे तो बता दो ना, 10 साल में भ्रष्टाचार, की राजनीति 10 साल में तो जितने दूसरे तरह की भ्रष्टाचार राजनीति हुए करेंगे, झूठ बोलने उसमें का कौन काम सी करेंगे। कार्रवाई करी आपने? मुझे बताओ ना, संजीव जी, जो घोटाले हुए उसमें कौन सी कार्रवाई बनाने के हुई? लिए। वीडियो भर्ती घोटाले पे कौन सी कार्रवाई करी आपने? पटवारी भर्ती घोटाले में कौन सी कार्रवाई करी? सिडकुल अरे घोटाले में, महाराज, 9 एनएच साल से घोटाले आप में बैठे, कौन आपने सी कौन सा कार्रवाई धनिया करी? छीन लिया? बताओ ना, आप अपनी बताइए अरे ना। बताओ ना, अरे 9 साल से सरकार अरे में कुछ बैठे है हो, तो भैया, क्या कुछ यार, होगा तो नमकीन बोलोगे बिस्कुट ना। खाने के लिए क्या बैठे हो? कुछ वाकई होगा तो में बोलोगे। दोनों सरकारें कुछ कुछ कर होगा तो रही हैं, या बोलोगे। फिर आशीष जी आप की बताओ बयान ना। में बोलूं तो नहीं, नहीं, धनिया ही बताओ, छील रहे हैं निशी जी, दोनों निशी जी बैठकर? सुनिए, मैंने मैं- कहा मैं भी भ्रष्टाचार यूपीडी के के ऊपर प्रवक्ता आपने को कौन बता सी दूं। कार्रवाई जरा इन्होंने बताइए। मुझसे पूछा कि क्या घोटालों काम के किया? ऊपर आपने कौन सी जितना कार्रवाई करी ये बताइए। आपके अभी डेवलपमेंट प्रदेश के की कारण स्थिति में 10 है, साल इस में पर क्यों नहीं आपके हो रही है डेवलपमेंट चर्चा? के 5 काम बता दो, आशीष जी, संजीव जी, केवल 5 काम आशीष जी, बता दो। कुछ किया होगा तो बताओगे ना। नहीं, कुछ एक किया होगा तो फैक्ट्री लगा बताओगे नहीं ना। पाए, एक नया उद्योग स्थापित नहीं कर पाए उत्तराखंड में। आशीष जी कांग्रेस और सरकार सैनी ने जो जी, उद्योग स्थापित सुनिए किए, जरा, आप दोनों ही इतनी बड़ी पार्टी है, उसके बाद भी इस तरीके की टिप्पणियां अगर आप लोग करेंगे, इस तरीके के निश्चित ही शब्दों मैं का इसलिए तो इस्तेमाल कह रहा हूं ना, करेंगे, मैं तो आप मुझे बताइए क्या ये शोभा देता है? फिर आप लोग वोट मांगने आ जाते मैं हैं, यही तो- मैं इस यही तरीके तो- के शब्दों का मैं यही इस्तेमाल तो करके कह रहा किया हूं। जाता है कि आपने अपने कार्यकाल में क्या अगर कुछ किया हमने उसका ये ब्यौरा आप कहा लोगों कि के पास हमने होना इतनी चाहिए। औद्योगिक एक दूसरे इकाई पर लगाई है, तो व्यक्तिगत ये बताएं टिप्पणियों ना से कुछ कितनी नहीं होने लगाई है? वाला। निशी जी मैं तो एक एक बता रहा करके। हूँ, निशी जी नहीं, मैं तो यही बता तो रहा हूँ, बता 4 रहा हूं साल में मैं। 26,000 से कुछ नहीं होगा। सरकारी नौकरी हमने दी। आप पड़ेगा आप बताइए लोगों आपने को। कितनी दी? हमने 26,000 नौकरी 4 साल के नहीं, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, एक ठीक है, रुक जाइए। शॉर्ट झूठ टर्म में बोल दी। रहे हैं। आप बताइए ना आपने कितनी दी? बस झूठ बोल रहे हैं मेरे भाई। आपका 10 साल कार्यकाल रहा, मैं कह रहा आप हूं, ये बताओ हमने 2.5 2 साल की नौकरी सरकार दी, में 5 32,000 नौकरी दी, नौकरियां दी 25 हैं। नौकरी दी, आप बताइए ना। आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि आंकड़ा रख रहा हूँ। इतना 5 अनसीरियस मेडिकल कैसे कॉलेज कोई हो बनाए, सकता आप है, और बताइए प्रदेश आपने की कितने जिम्मेदारी बनाए? आप दोनों के कंधों पर थी। हम बता रहे हैं 5 से 7 नहीं, ये तो झूठ बोलने की नेशनल मशीन हाईवे, आपने बिठा दी है यहाँ नेशनल पर। हाईवे, संजीव जी। दो एक्सप्रेस हाईवे हमने दिए। आप बताइए आपने कितने असली दिए? भर्तियां कांग्रेस के समय में हुई, ऋषिकेश से बीजेपी लेके के समय में कर्णप्रयाग भर्ती तक के रेल नाम पर परियोजना केवल हमने दी। झूठे आप बताइए देखिए, आपने एक एक कौन सी करके दी? आप अगर अपनी बात बताइए ना। रखेंगे तो कुछ समझ मेरे भी भाई आएगा। आपने कुछ किया हो इस तो तरीके से बताइए ना। लड़ते भिड़ते 5 रहेंगे तो कुछ मेडिकल नहीं होने कॉलेज वाला। दिए, आप बताइए आपने कोई क्या दिया दिखा तो? रहे हैं आप स्क्रीन पर? बताइए ना। क्या संदेश जा रहा है प्रदेश की जनता को? मुझे जरा आप ये बता दीजिए। नौकरी नहीं लगी। बस नहीं, मेरे घर से 5 किलोमीटर के दायरे में किसी की सरकारी किसी नौकरी की- नहीं लगी है। अब मुझे बता ठीक है। देना, वो लिस्ट आपका केवल और ठीक है। केवल एक ही काम है, आपका केवल एक ही काम है, सनातन को गाली दो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की घोषणा करो। और तो संजीव जी, अगर हरक सिंह रावत इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, नेता ने ये बोला रुक है कि जाइए। उत्तराखंड में भी हम बाबरी संजीव मस्जिद का जी, रुक निर्माण जाइए। करवाएंगे। ये है आपकी मानसिकता। ये ये आपको बोल दिया होगा। ये ठीक है। ये आपको बोल आपकी दिया होगा किसी ने तुष्टिकरण की आकर। मानसिकता ऐसे नहीं है। आप ये मानेंगे आपको क्या? तुष्टिकरण की ऑडियो डाउन मानसिकता है करवानी यहाँ पर। पड़ेगी क्या आप- आशीष जी? आपके और संजीव जी, आपके विधायक, संजीव जी, आपके रुक जाइए। विधायक रेलवे संजीव की जी, भूमि को, संजीव जी, रुकना रेलवे पड़ेगा की यहाँ पर भूमि आपको। पर अतिक्रमण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके डेरा डाल देते हैं। ये है संजीव आपकी जी, ना नीति। चाहते हुए मुझे सनातन आपकी का ऑडियो डाउन विरोध आप करवानी करते पड़ेगी। हैं। सनातन का मुझे विरोध बोलने कैसे दीजिए। किया जाए, मुझे सवाल और लेने दीजिए। तुष्टिकरण टाइम किल मत नीति कीजिए, को आप कैसे मेरा टाइम हवा मत दी किल जाए, कीजिए। ये है केवल संजीव और जी, केवल यही काम टाइम आपका किल है। मत कीजिए, मौका नहीं मिलेगा आगे आपको बोलने का। टाइम किल कर रहे हैं आप ऐसे सभी का। कोई यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हो रही है, एक दूसरे पर टिप्पणियां ही हो रही हैं, जैसा कि हरक सिंह रावत ने किया। कोई यहाँ पर सीरियस टॉक भी कीजिए। आखिरकार क्या कुछ फैक्चुअल चीजें उत्तराखंड के लिए की गई हैं, उस पर भी डिस्कशन होना चाहिए। आखिरकार पुनर्वास और राहत को लेकर सरकार क्या कर रही है, उस पर भी डिस्कशन होना चाहिए। आखिरकार निशी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कर रही है, धराली में अभी आखिरकार क्या कुछ स्थिति निशी है, जी, उन शवों को लेकर क्या कुछ काम हुआ है, निशी किस जी, तरीके 2 से लाख कार्य हो रहा है, करोड़ उस की पर चर्चा होनी 2 चाहिए। लाख करोड़ की संजीव जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना संजीव परियोजना जी, हमारे यूसी प्रदेश में से चल रही है। और आपका मैं कांग्रेस से पूछना धर्मांतरण चाहता हूँ, कानून आपका रुक 10 गया, साल अब रुक आपकी जाइए। सरकार रही, 2027 तक आपने आप इसी इंफ्रास्ट्रक्चर घसीटते के लिए रहेंगे, क्या रुक काम जाइए। किया? आपको केवल 5 बोला मैंने, ज्यादा अंके- नहीं बताइए, केवल अंकेश 5 जी, योजना आप बता अंकेश जी। दीजिए। है दम तो अंकेश बताइए जी। ना, कुछ किया होगा तो आप बताएंगे ना। कुछ किया ही नहीं, अंकेश जी, आपने किया तो केवल रुक जाइए, भ्रष्टाचार रुक किया, जाइए, घोटाले संजीव जी, किए और मुझे उसके सवाल ऊपर लेने पर्दा डालने का काम किया। अंकेश ये जी, उपलब्धि मैं है जानना आपकी। चाहूंगी आपसे कि आखिरकार जो अभी आपने तस्वीरें देखी, देखिए यही 2 वो पार्टियां हैं जिन्होंने प्रदेश के लिए कार्य किए हैं और सत्ता में रहकर क्या
क्या कुछ विकास करे किए वो भी हम सबके सामने है।
अभी हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है, 2027 के विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। इस तरीके के बयान तो चलते रहेंगे, टिप्पणियां चलती रहेंगी, लेकिन आखिरकार क्या राजनीतिक फायदा इससे कुछ पहुंचने वाला है, जिस तरीके की टिप्पणियां एक दूसरे पर की जा रही हैं? देखिए निशी जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो एक थाली के चट्टे बट्टे रहे हैं और इनका तो चोली दामन का सारा रहा है, साथ रहा है। जैसे कि आप देखते हैं, जब भाजपा सत्ता में होती तो कांग्रेस जो है मित्र विपक्ष की भूमिका में होती है, और जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो भारतीय जनता पार्टी मित्र विपक्ष की भूमिका में होती है, क्योंकि उनको पता है कि एक दूसरे की राज जो है दोनों के पास है। यदि बीजेपी जो है, जैसे अभी हमारे राजनीतिक मित्र यहाँ पे संजीव जी कह रहे थे कि हमारे 26,500 वोट, 26,500 नौकरियाँ दी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास भी वो डेटा नहीं है वास्तविक रूप से। मैं आपको सही बात बताऊँ, 17,500 नौकरियाँ अभी तक नियुक्ति पत्र दे चुके, 17,500 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, और 22 भर्तियाँ जो है अभी भी जो है वो कंटिन्यू चल रही है। तो ये पहले तो कॉन्ट्रडिक्शन ये है। दूसरी बात ये है, जहाँ तक बात है, मैं बिल्कुल आपको वो बात 17,500 वो बोल रहे थे 20 नौकरी भी नहीं दी, वो बोल रहे थे 20 मैं ये नौकरी भी बताना नहीं दी। चाहता हूँ। दूसरी बात ये है, मेरे भाई 17,500 नहीं 26,000 है। आप गलत अपने को थोड़ा देखिए, करेक्ट कर आपके मुख्यमंत्री जी स्वयं एक महीने में 2 बयान देते हैं। पहले बात तो आप उसे रिसर्च करके आइए। 25,000 एक जब आप एलटी की नियुक्ति पत्र देते हैं तो आप 25,000 नौकरियां बताते हैं, और जब आप 178 पोस्टों के लिए समीक्षा अधिकारी के लिए आप नियुक्ति पत्र देते हैं तो आप 26,500 बताते हैं। तो एक महीने में 1,500 नौकरियां आप कैसे दे सकते हैं, जबकि आपकी 22 भर्तियां जो है लगातार अभी कंटिन्यू चल रही है, जिनमें जो है सितंबर 21 में जो आपने 21 सितंबर को जो आपके उसमें जो नकल हुआ था, उसके बाद आप देखिए ना, वो जो भर्ती रद्द हुई थी वो अभी गतिमान है, उसके अभी पता ही नहीं चला कब एग्जाम होने वाले हैं। कुछ भर्तियां जो आपकी 5-7 भर्तियां जो होनी थी वो पीछे हो गई। तो इस तरीके से लगभग 22 भर्तियां हमारी ऐसी जो होने वाली हैं, अभी उसका कोई रिजल्ट नहीं आया ना। वो भर्तियां नहीं हुई तो रिजल्ट कैसे आएंगे, पेपर ही नहीं हुए तो रिजल्ट कैसे आएंगे, ये बात समझने वाली है। तो 17,500 नौकरियां आपने दी, आपके पास आंकड़े नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनको यही नहीं पता कि हमने वास्तविक रूप से कितने लोगों को रोजगार दिया। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जहां तक बात है, अभी आपने बोला कि हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, आप बताइए ना, मेडिकल कॉलेज आपने बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाए, सुविधा कौन बढ़ाएगा वहाँ, कौन इक्विपमेंट्स देगा वहाँ, कौन वहाँ डॉक्टरों की नियुक्ति करेगा? आज देखिए ना, आप सारे पहाड़ी पर्वतीय जिलों में आप जाइए, पर्वतीय छोड़िए, आप मैदानों में चले जाइए, दून हॉस्पिटल में आप चले जाइए, सारे आउटसोर्स के माध्यम से चल रहे हैं। हरिद्वार में आप चले जाइए, क्या स्थिति है? उधम सिंह नगर में आप चले जाइए, क्या स्थिति है? हल्द्वानी में आप चले जाइए, वहाँ पे क्या स्थिति है? आप देखिए, आपने एम्स खोल दिया, एम्स में सारे बाहर के लोग वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। आपने खोला उत्तराखंड के लिए, लेकिन उत्तराखंड की बात तो कोई कर ही नहीं रहा। उत्तराखंड के लोगों के लिए तो वहाँ इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। आपने कभी देखा ये चीज़ें? आप गए नहीं वहाँ पे, आपको उन चीज़ों से मतलब ही नहीं है। वहाँ पे जो है आपने 650 नर्सें जो वहाँ पे वो राजस्थान से आप लेके आ गए, तो क्या इस प्रदेश का व्यक्ति सिर्फ आपके लिए वोट बैंक मात्र रह गया है, या इस प्रदेश के लोग आपके लिए सिर्फ वोट बैंक और सत्ता हथियाने का जरिया रह गया है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो आप कह रहे कि हमने सड़कें बना दी, आप पर्वतीय अंचलों में चले जाइए ना, उन सड़कें बनाने से मात्र नहीं होता है, उनमें डामरीकरण भी चाहिए होती है, सुविधाएं भी देनी होती है। आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, लेकिन जनता के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो आप उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। उसमें आप जाइए, आप देखिए वो टैक्सी संचालक कैसे चला रहे हो गाड़ियाँ, जो लोग डेली आवागमन कर रहे हैं उनके लिए कितनी समस्याएं हो रही है। एक्सीडेंट देखिए आप, मैं पोखरी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो है लगातार पीडब्ल्यूडी को पिछले 3 महीने से वहाँ पर हमने कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन उस रोड पे जो है अभी तक, और वहाँ पे अभी हालांकि बार बार इंडिकेट करने के बाद भी वहाँ पे जो है अभी उन्होंने जब सही नहीं किया तो वहाँ एक्सीडेंट हो गई। तो इस तरीके से मतलब कहने का मतलब है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप सुविधाएं कैसे देनी है, कैसे सुविधाएं उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, जब आप स्वास्थ्य की बातें करते हैं, आप जो है हर हॉस्पिटल को आप उपजिला स्वास्थ्य केंद्र बना दे रहे हैं, लेकिन वहाँ मानकों पर आप चल ही नहीं रहे हैं। 291 मानक है, उन 291 मानकों में से आप एक भी मानक पूरा नहीं कर पा रहे। ना तो आप डॉक्टर दे रहे हैं, ना स्टाफ नर्स दे रहे हैं, ना बिल्कुल, ये बहुत सारे सवाल ऐसे खड़े हो जाते हैं जब बात ऐसी राजनीतिक टिप्पणियों की करी जाती है। इस तरीके की हास्यास्पद बातें तो कर दी जाती है, लेकिन इसके पीछे पहाड़ कितना ज्यादा पीड़ित है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ अभी काम और होने बाकी है, उस पर भी ध्यान नहीं केंद्रित किया जाता। लेकिन पंचोली जी, इससे पहले भी देखिए, हरक सिंह रावत पर हम वापस से आ जाते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही वही है। हरक सिंह रावत ने इससे पहले भी इस तरीके की टिप्पणियां की हैं, और भारतीय जनता पार्टी में वो पूरी तरह से कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बहुत कुछ कार्य किए हैं, और उसके बाद जब वो कांग्रेस में शामिल होते तो उन्होंने वसूली का मुद्दा भी उठाया था।
और उस वसूली के मुद्दे को उठाकर भी किस तरीके से बवाल मचा था वो भी किसी से परे नहीं है। लेकिन आखिरकार बार बार इस तरीके के मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब सत्ता में थे तब तो सत्ता की मलाई पूरी तरह से चखी गई, और उसके बाद जब सत्ता से हट गए और उसके बाद विपक्ष में जाकर कांग्रेस का दामन थामा, तो आखिरकार खोद खोद कर ये गड़ी चिट्ठे क्यों खोले जा रहे हैं? हाँ, ये मैंने पहले कहा कि हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है ना, हाँ। अभी वो इतनी क्या बोलेंगे, इतनी अपनी पटरी पे नहीं आ पाई है आज़ाद होने के बाद, देश को आज़ाद होने के बाद, कि यहाँ पर ये चलन है कि जब कोई ब्यूरोक्रेट रिटायर हो जाएगा तब उसको पब्लिक की याद आती है। हाँ। जब कोई नेता चुनाव हार करके जनता के बीच में आएगा तब उसको जनता की याद आती है। तो जब तक हम इससे बाज नहीं आएंगे, जब तक हम आज, तब तो हम कह सकते हैं कि स्कूल नहीं पढ़ी है, कम पढ़े लिखे हैं, अभी साक्षरता का अभियान चलाओ, लोग बच्चों को स्कूल में भेजो। आज ये परिस्थिति नहीं है, आज बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। आज कोई निरक्षर नहीं है, सबको अक्षर का ज्ञान है, सबको पढ़ना आता है हिंदी अंग्रेजी में। आज होगा कोई 1-2% हम ये कह सकते हैं कि जो स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन पढ़ना आता है, मुझे जहाँ तक मेरा अनुभव है। तब जाकर के इनको याद आती है। अब हरक सिंह रावत सत्ता में नहीं तो वो दूसरी पार्टी में चले गए, तो अब उनको जनता की याद आ रही है। जनता की याद कम आ रही है, वो एक दूसरे के उसके अंदर क्या पहना हुआ है, आपने अपनी जैकेट के अंदर कौन सी जैकेट पहनी हुई, उस पर जा रहे हैं। अच्छा होता कि हरक सिंह रावत जैसा व्यक्ति अगर ये बोलता कि पिछले 15 सालों में इतने दिन विधानसभा चलनी चाहिए थी और इतने दिन नहीं चली, तब कुछ मजा आता। हाँ। अच्छा होता कि मेरी कमाई इतनी है, मैं इतने साल मिनिस्टर रहा हूँ, मैं मेरी प्रॉपर्टी इतनी है, लेकिन जो अभी 5 साल हुए जिसको बने उसकी प्रॉपर्टी तो इतनी है, तभी भी एक बात बन सकती थी। लेकिन वो जो इस तरह से जो बहुत छोटी वाली बात कर रहे हैं, लेकिन उसके कुल मिलाकर के मैंने ये समझा है कि अगर वो इस मुद्दे पे कुछ इन मुद्दों को उठा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ऐसे बोल दिया है। अगर कोई नव सिखिया होता या नया राजनीति में आ रहा होता तो हम कह सकते हैं कि वो चर्चाओं में रहने के लिए। हरक सिंह रावत तो वैसे चर्चाओं में तो प्रेम पंचोली जी, ऐसा तो उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री मेरे सामने भी नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। हाँ, कुछ होगा तो ऐसा ऐसे कौन से चिट्ठे हैं मुख्यमंत्री के भी हरक सिंह रावत पर, जो बोलने से भी अब मुख्यमंत्री भी घबराएंगे हरक सिंह रावत के? मैं वही तो कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री तो घबराएंगे ना। जब आप एहसान करते हो, किसी कोई भी राजनीतिक पार्टी, जब आप एहसान करते हो कि हमने इतनी भर्तियां की है, हमने इतने लोगों को नौकरी दी है, हमने फलाने काम किया है। अब हम सरकार से ये बार बार पूछना चाहते हैं जो सत्ता में रहती है कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप एहसान नहीं दिखा सकते। वोट मांगने तो आप नाक रगड़ के आते हैं वहां पर, भाई ये काम तो करना ही होता है ना आपको। आप एक ऐसा काम कीजिए जो हो ही नहीं पा रहा है, जिसके लिए कैबिनेट बैठते हैं, जिसके लिए सदन बैठता है बाकायदा। मैंने बोला जो हमारी पॉलिसी है, कई सारी पॉलिसियां हैं, हमारे उत्तराखंड के वनों के कई कानून हैं, जिस कानून के कारण से हमारे विकास के काम अवरुद्ध हो रहे हैं, और विकास के काम हो भी रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं। अगर आप खनन उसमें से 10 फीट खोदोगे तो वहाँ वो कॉन्ट्रैक्टर 50 फीट खोद देता है। इसमें तो कोई बात नहीं कर रहा ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सवाल है, इन सवालों पे बात होनी चाहिए, ना कि मैंने इतनी नौकरी दी है। ये तो एहसान है, किस बात का एहसान है? ये तो देना ही होगा ना। हर साल जो रिटायरमेंट होते हैं उतने पद भरने होते हैं। आपने और ये आंकड़े तब प्रेषित करने पड़ रहे हैं सरकार को थकार कर, जब रोजगार के मुद्दे को लेकर यही छात्र धरातल पर उतर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ, तो और उसके बाद उन्हीं को ये एहसान जताया जा रहा है जो उनको ये गलत है। जरूरत था, प्रदेश में उन रोजगार की जरूरत थी। आशीष जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा, छोटा सा कमेंट। देखिए, मैं प्रेम पंचोली जी की बात पर अपनी बात कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी पत्रकार वार्ता से पहले के 22 मिनट में यही बात रखी कि 10 साल कांग्रेस के सरकार में कौन कौन से काम हुए हैं, चाहे वो किसी भी सेक्शन में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो काम हुए हो हेल्थ सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में या किसी में भी। अरे आपने जो काम किया, मदरसों को संरक्षण दिया, अवैध मदरसों को, अवैध मजारों को संरक्षण दिया, अवैध मजारे बनवाई आपने, अब और सनातन का विरोध किया। पहले की बात कुछ और है और अब कुछ और है, तो इसीलिए बात को मुझे कहना जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग बिलबिलाते हैं, उसके कारण क्या है? इनको खुद डर लगता है कि इनके कौन से पाप निकल के सामने आ जाएंगे। ये तो बलात्कारियों की जमानत लेने वाला बैठा है सामने, अब पता नहीं क्यों जमानत ली है इन्होंने, क्या मुसीबत इनके ऊपर थी। ठीक है, फाइनल कमेंट लूंगी संजीव जी, 10 सेकंड में बात रखिएगा। निश्चित जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाती है। जनता लगातार जो आशीर्वाद दे रही है,
वो इसलिए आशीर्वाद दे जाती है? रही है कि हमने विकास काम नहीं, किए, कब? अरे विकास कार्य आशीर्वाद नहीं दे किए रही है, हैं वोट चोरी और करवा रहे हैं आप। और आप चोर हैं। और आप चोर साबित हो चुके हैं। और हम अब अब सिर्फ विकास पकड़कर जेल को भेजना बाकी रह गया है धरातल पर बस। डिलीवर करते अब हैं। अब ये हम चलेगा इनकी नहीं कि तरह आप हिट जब एंड जीत रन रहे वाले हैं, नहीं लोकप्रिय है, हैं, इनकी लोकप्रिय तरह होते हिट एंड रन तो वाले मुख्यमंत्री नहीं को है रील बनाने ठीक की है, जरूरत माफी नहीं कि चाहूंगी, बकवास समय करो, की कमी को झूठ देखते हुए बोलो, इस चर्चा को देने यहीं पर पड़ते हैं। समाप्त करना झूठ पड़ेगा। बोलो, बहुत भ्रम बहुत फैलाओ और शुक्रिया भाग सभी जाओ। पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए।